अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैडिक टॉक स्टूडियो। ये हमारा लेक्चर 4 है। थोड़ा सा ये लेट हो गया क्योंकि इस पर पहले होमवर्क करना पड़ना था मुझे, और फिर मुझे आके वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड करनी पड़नी थी। तो खैर चलते हैं अपने डे 4 की तरफ। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। बुक की तरफ अगर हम चलें तो हमने फार्माको डायनामिक्स पढ़ी थी, पोसोलॉजी पढ़ ली थी, और आगे हमने नर्वस सिस्टम शुरू करना था। और मैंने कहा था कि ये हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। कोशिश मैंने की है कि हम लोग इस वीडियो में सब कुछ समझ लें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमने सिंप्लीफाई करके चीज़ों को चलना है, हमें आसानी रहे। तो आज हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। जहाँ बुक की ज़रूरत पड़ेगी बुक ऐड कर लूँगी मैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आ जाता है, अगर मैं एक बॉडी ड्रा करूँ यहाँ पे, पहले नहीं की मैंने, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारी स्पाइन है, ये ब्रेन है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। आगे हम अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें से जितनी जो आगे पूरे बॉडी में जो सिस्टम हमारा है, यहाँ से हमारे जो नर्व्स हैं वो जितने भी बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं वो हमारे आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यहाँ से आगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका अलग से चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ ब्रेन और स्पाइन है, लेकिन ये पूरा बॉडी आगे जो हमारे जितने नर्व्स हैं उस पर है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी आगे जो है 2 ब्रांचेज हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल जो होता है वॉलेंट्री होता है। मूवमेंट्स मतलब कि हम खुद जो मूवमेंट्स कर सकते हैं, हम अपना हाथ है वो हिला रहे हैं, हम अपना पाँव हिला रहे हैं, वो सोमैटिक हमारे सिस्टम में आ जाता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, खुद ब खुद हो रही होती हैं। लाइक हमारे स्मूथ मसल हो गए, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, हमारा हार्ट, हमारे ग्लैंड्स, हमारे लंग्स, सब खुद ब खुद काम कर रहे हैं, हमें उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमें होता है कि अब मैं अपने हाथ को यहाँ से पीछे हटा लूँ तो मेरा ब्रेन मेरे हैंड को सिग्नल देगा और ये मैंने हटा लिया। और अगर मैंने खाना खाया है तो मैं अपने ब्रेन को कहूँगी मेरा खाना डाइजेस्ट कर दो फ़ौरन, अभी के अभी, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। मेरा खाने की डाइजेशन जो है वो ब्रेन हमारा खुद ही डिसाइड करेगा और ख़ुद ही उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, उसमें अब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की और उसके बाद फिर वो आगे मूव होगा इंटेस्टाइन में। वो सारा प्रोसेस जो है इनवॉलेंट्री है, मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही हमने पढ़ना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी आगे 2 इसके न्यूरॉन है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। इसके 2 सिस्टम भी हैं, ये न्यूरॉन इनको कह लें या सिस्टम कह लें। न्यूरॉन जो इसका न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन है, और जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल का हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक हैं। आगे हम इनके न्यूरॉन देख लेते हैं। सिम्पैथिक के जो न्यूरॉन है और पैरासिम्पैथिक के जो न्यूरॉन है इनके अंदर क्या फ़र्क है। न्यूरॉन क्या होता है, ये होता है न्यूरॉन, इसकी यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा होता है, ये इसका सर है, ये डेंड्राइटिस होती हैं इसकी शाखें, इसके सर के बाल को डेंड्राइटिस बोल लें। सेल बॉडी ये हो गई, एक्सोन हो गई, ये जो इसकी चेन है इसको हम एक्सोन बोलेंगे, और ये इसके पैरों की तरफ एक्सोन टर्मिनल होंगे। बस इसके ज़्यादा 2 ये सेल बॉडी भी होगी, बाकी ये 2-3 नाम है, ये इतने ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। ये हमने उसका ऊपर से पढ़ लिया। अब हमने इसको यहाँ मैंने जो ड्रॉ किया है सेम यही चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसे इसकी नहीं बनाई डायग्राम, मैंने इसको सीधा सीधा बनाया। हमने इन दोनों में फ़र्क किया, दोनों के डिफरेंट होते हैं न्यूरॉन। सिम्पैथिक का न्यूरॉन डिफरेंट होगा, पैरासिम्पैथिक का डिफरेंट होगा। सिम्पैथिक का न्यूरॉन क्या होगा, ऊपर इसका, अब हम इनके नाम प्रॉपर पढ़ेंगे। उधर तो हमने इनके बाल और मुंह, न्यूक्लियस और एक्सोन पढ़ लिया, अब हम इनके अंदर के फंक्शन को पढ़ने लगे हैं कि अंदर इनके फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो
हाँ, ये जो इसका फेस है, जिसको ये जो इसका सर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको हम पैरागैंग्लियोनिक कहेंगे। इधर पैरासिम्पैथिक का भी सेम है, सर है उसको पैरागैंग्लियोनिक कहते हैं। अच्छा, इसका जो जो फासला है ना गैंग्लिया तक, ये गैंग्लिया है इसका छोटा सा, यहाँ पे भी एक रिसेप्टर होता है, ये यहाँ से जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे भी जो होती है वो रिलीज़ होती है, यहाँ पे भी इसका रिसेप्टर होता है, इसको गैंग्लिया कहते हैं। इसका गैंग्लिया बिल्कुल इसके सर के पास होता है, और इसका जो मसल और जो टिश्यू से फासला है वो इसका थोड़ा सा आगे करके है, मतलब लॉन्ग है। ये फ़र्क है इसमें। इसका क्या फ़र्क है? पैरागैंग्लियोनिक ये पड़ा हुआ है, ये प्री गैंग्लियोनिक है, इसकी प्री गैंग्लियोनिक, इसकी ये प्री गैंग्लियोनिक ये है, छोटी सी जो लाइन है, इसकी प्री गैंग्लियोनिक लाइन ये है, ये इसकी प्री गैंग्लियोनिक लाइन लॉन्ग है। गैंग्लिया, गैंग्लियन इसका जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, गैंग्लियन न्यूरॉन, इसका फासला ज़्यादा है और वो बिल्कुल टिश्यू के पास पड़ा हुआ है, टारगेट टिश्यू के पास। ये फ़र्क था इन दोनों का। इसका गैंग्लियन न्यूरॉन जो है पैरागैंग्लियोनिक के पास पड़ा हुआ है, इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, जो डिस्टेंस है फाइबर वो शॉर्ट होता है, इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग होता है। ये इनका फ़र्क था। अच्छा, ये जो आगे थोड़ा सा फासला आता है इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहते हैं। ये इसका ज़्यादा होता है सिम्पैथिक का, और ये पैरासिम्पैथिक का शॉर्ट होता है यहाँ डिस्टेंस। इसका गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यहाँ पड़ा हुआ है रिसेप्टर, तो यहाँ से इसका टिश्यू तक का और टारगेट एरिया तक का जो फासला है वो कम होता है पोस्ट गैंग्लियन का। ये चीज़ें आपको इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि ये आगे सारी यूज़ होनी है, हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है आगे। चलें, ये सारा मैंने काम किया है इस पर, फिर जाके मुझे थोड़ी सी समझ आई है, आपने भी करना है ये। खैर, आगे हम क्वेश्चन वाइज चलते हैं जैसे हम चल रहे थे। यहाँ पे सेट कर लेती हूँ रजिस्टर, होपफुली यहाँ नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ गए हैं। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ हमने डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है उसके फंक्शंस को। ये जो सवाल है ना, ये आप अगर इतना याद कर लेंगे ना, जहाँ आगे एक और क्वेश्चन आएगा वो भी सेम ही है, उसमें आएगा, उसमें आती है एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सब कुछ यही वाला वहाँ पेस्ट कर देना। आप इतना अगर ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ के रट लेंगे ना, रट्टा मार लेंगे, रट्टे मारने से तो नहीं आता लेकिन पढ़ लेंगे ना एक अच्छे तरीके से, आपको अगर इतना आ जाएगा, 2-3 बार लिख लेंगे, आगे इसके जितने भी क्वेश्चन है ना इसके ANS के, आपको फिंगर टिप्स पे आएंगे, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें उसमें चिपकाई हुई हैं। मतलब हर चीज़ यहाँ मैंने बता दी है, यही सब कुछ आगे है। इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं ANS की। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पता है, मैंने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। दैट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस इन द बॉडी, जो कि बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, स्वेटिंग। हमारे जिस्म में जितने काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इट वर्क्स इस नहीं आना यहाँ पे, लिखते हुए समझ नहीं आती मुझे, मैं इतना जल्दी लिख रही होती हूँ। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट कर लिया करें, इसमें कोई मसला नहीं है, हर बंदा गलती कर सकता है। इट वर्क्स विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल, कि ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के बगैर काम करता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके मेन फंक्शंस की अगर बात कर लें हम, द मेन जॉब और फंक्शन, यहाँ फंक्शन भी लिख सकते हैं जॉब की जगह पे। द मेन जॉब ऑफ द ANS इज़ टू मेंटेन बैलेंस मेंटेन रखना है इन द बॉडी बाय ऑटोमेटिकली रेगुलेटिंग इंटरनल ऑर्गन्स। और अंदर के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ऑटोमेटिकली उनको चला के तो हमारे बॉडी में बैलेंस बरकरार रखना है, लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ग्लैंड, ब्लड वेसल। ये सारे 3, 4, 5 नाम याद कर लेंगे, हर जगह चिपका देने हैं जहाँ भी ANS का जिक्र आएगा। हार्ट हमारी इंटेस्टाइन, हमारे ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स हमारे ब्लड वेसल्स। इट हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, रेस्ट एंड नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़। ये हमें मदद करता है कि हमारा बॉडी किस तरह एक्ट करे, रिएक्ट करे। अगर हम खामोश बैठे हैं, अगर हम
स्ट्रेस में बैठे हैं, अगर हम गुस्से में हैं, अगर हमें कोई परेशानी है, अगर हम रिलैक्स हैं, तो ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को डिसाइड करता है। अच्छा, डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दी एनएस हैज़ 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। आगे जाके एक तीसरा पार्ट भी आएगा, थोड़ा सा आएगा, वो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं ये चीज़। बुक मुझे बंद नहीं करनी चाहिए। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज़ है जो मैंने इतनी ज़्यादा इसलिए लिख दिया ताकि चीज़ें शुरू में ही याद हो जाएं। अब जब हम ये पढ़ेंगे ना ये, तो हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाएंगे इसके। अभी हम ये शुरू वाली 2 लाइंस को पढ़ रहे हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस इज़ एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस और एमरजेंसी। सिम्पैथेटिक के बारे में आप लोगों ने याद कर लेना है कि ये फ़ाइट और फ्लाइट मूड है, मतलब कि ये एक एमरजेंसी है हमारे बॉडी पे। कोई हमें मसला हो, कोई एमरजेंसी हो, कोई गली में कुत्ता पीछे लग जाए, तो ये वाली मिसाल हमेशा इसके बारे में दी जाती। जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो कुत्ते वाली मिसाल ही देगा, जब आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो क्या होगा, तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ना एक्टिव होने के बाद क्या होगा, हाँ पहले सिनेरियो को क्रिएट कर लेते हैं हम लोग कि हम जा रहे हैं गली में, आराम आराम से जा रहे हैं, हमारे पीछे कुत्ता लगा और हमने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाई, हमारी टांगों ने तेज़ भागना शुरू कर दिया, हमें सांस फूल गया, हमारी ज़ुबान खुश्क हो गई, हमें हमारा यूरिन रुक गया, यूरिन हमें नहीं आता, इवन हमें पोटी भी नहीं आती, और भागते हुए ये हम भाग रहे हैं, ठीक है। हमारी जो आंखें हैं वो और ज़्यादा खुल गई आंखें, और हमारा जो प्यूपिल है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, और क्या होगा हमारे साथ, और भी आगे पढ़ लेंगे। चलो, ये सब कुछ हमारे साथ हो गया, हम भाग रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। दिस इज़ एक्टिव ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये उस वक्त है जब हम अपने कमरे में अपने बिस्तर पे आराम से बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी रेस्ट की हालत में होता है, और डाइजेशन हमारी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है। इट स्लोज द हार्ट रेट, इंक्रीज डाइजेशन। ये हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है हमारी डाइजेशन जो है, हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा खाना हज़म होने लग जाता है। एंड सेव्स एनर्जी, हमारी एनर्जी स्टोर होती रहती है, यूज़ नहीं होती। एग्जाम्पल ले लें, इफ़ यू आर स्केयर्ड, अगर आप डरे हुए हैं, द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड्स अप। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हो जाएगा, स्पीड्स अप हो जाएगा, और योर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, हार्ट बीट और ब्रीदिंग को स्पीड अप कर देगा आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आफ्टर द डेंजर पासेस, जब ख़तरा टल जाएगा, द पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्लोज एवरीथिंग डाउन। हमारा पैरासिम्पैथिक अपना चार्ज संभाल लेगा, एक्टिव हो जाएगा, और हर चीज़ को वापस नॉर्मल स्लो करना शुरू कर देगा। एंड रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल, हमारा बॉडी रिलैक्स कर देगा। ये था हमारा ANS। इतना, ये 3 लाइनें थी, 2.5 लाइंस जो थी वो मैंने इतने 1.5 पेज के ऊपर लिखी है। समझ लें कि आगे सब कुछ यही है, यही सब कुछ आगे हमने चिपकाना है। आगे हमारा यहाँ टॉपिक है न्यूरॉन का, यहाँ हम न्यूरॉन्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारे न्यूरॉन है। कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की, हर चीज़ मैं जो है ना वीडियो हर चीज़ पे बनाऊंगी। ये न्यूरॉन है हमारा। अब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। डिफाइन न्यूरॉन्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स हम पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स आर द बेसिक वर्किंग यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो वर्किंग यूनिट है ना वो न्यूरॉन्स है। मतलब कि छोटे छोटे आगे मुलाजिम रखे हुए हैं हमारे सिस्टम ने कि ये इन्होंने सारा काम करना है। दे आर स्पेशलाइज सेल, यहाँ दे आएगा, दे आर स्पेशलाइज सेल दैट कैरी मैसेजेस। ये स्पेशलाइज सेल है जो कि मैसेज कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। ये इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में पूरे बॉडी के अंदर सिग्नल्स जो है वो कैरी करते हैं।
न्यूरॉन्स हेल्प्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट विद द बॉडी। न्यूरॉन हेल्प करते हैं हमारे, ये वाला जो न्यूरॉन है ये हेल्प करता है हमारा बॉडी में। ये जो मैंने बनाया था, कहाँ गया, ये वाले जो न्यूरॉन है ये हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ जोड़ने में। कैसे जोड़ते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने हेडिंग सेम ऐसे ही लिखनी है। आई होप कि मेरा अब रजिस्टर बिल्कुल क्लियर इस पोजीशन में नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है लोगों को चीज़ नज़र आए, मेरा कैमरा सेट हो जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। खैर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ लेते हैं। आ टिपिकल न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 मेन उसके पार्ट्स हैं। सेल बॉडी, सोमा, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं और सोमा भी कहते हैं। ये रही सेल बॉडी, ये वाली सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसको सोमा भी कहते हैं। अगर MCQs में आ जाए तो आप याद रखिएगा, सेल बॉडी को सोमा कहते हैं। कंटेन द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द न्यूरॉन्स एक्टिविटी, ये इसका ब्रेन है। ब्रेन की तरह मतलब इसको समझे कि ये ब्रेन है और इसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और ये पूरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को, अपनी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये डेंड्राइटिस, शॉर्ट ब्रांचेस दैट रिसीव सिग्नल्स, इसकी शॉर्ट ब्रांचेस हैं जो इसके सर के ऊपर टावर का काम करती हैं, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स से जो सिग्नल आते हैं वो रिसीव करती हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं ये मैंने रिसर्च नहीं की, अगली वीडियो में बता दूंगी टोटल कितने होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये डिस्ट्रॉय नहीं होते न्यूरॉन्स, मतलब जब हम पैदा होते हैं हमारी डेथ तक की हमारे न्यूरॉन्स सेम ही रहते हैं। जैसे हमारे सेल होते हैं ना, ओल्ड सेल जो हैं, ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए बन जाते हैं, ये नए नहीं बनते। अब आ जाते हैं एक्सोन की तरफ। हमारा एक्सोन जो इसका एंड है, एक्सोन टर्मिनल हमारा ये वाला, इसको हम पढ़ लेते हैं। दरमियान, ओहो सॉरी, एक्सोन टर्मिनल है वो, तो ये एक्सोन टर्मिनल है, ये एक्सोन है, इसकी जो लाइन है ये पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग टेल लाइक पार्ट दैट सेंड सिग्नल्स टू द अदर न्यूरॉन और मसल। लॉन्ग टेल होती है ये, इसके ज़रिए ही तार समझ लें इसकी, जिससे ये अगले न्यूरॉन और मसल को सिग्नल भेजता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आ जाती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे थोड़ी सी हुई थी कि हमारी बुक में 2 न्यूरॉन टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन तीसरी टाइप भी एग्जिस्ट करती है जो कि बुक में नहीं बताई गई। यहाँ पे सिर्फ 2 बताई गई हैं। आप लोग 2 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने गूगल किया था तो वहाँ गूगल पे यही मुझे आया था कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तीसरी जो टाइप है, अगर MCQ, मुझे ये था कि अगर MCQ आ जाए कि 2 टाइप्स न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, 2 और 3, तो हम 2 चूज़ करेंगे कि 3 चूज़ करेंगे। तो गूगल ने तो यही कहा था कि 3 चूज़ करना चाहिए, 3 टाइप्स हैं। तो मैंने तीनों लिख ली हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 पढ़ लें, 2 याद कर लें, 3 याद कर लें। मैंने तीसरी भी वैसे लिख दी है। अच्छा, हमारी फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स। एफरेंट इसको कहते हैं, ए से शुरू होता है, ए से, एफरेंट। एफरेंट का मतलब है, हिल गया ना कैमरा मेरा, एफरेंट का मतलब है कि ए से शुरू है। यहाँ मेरे मैंने चुटकी काटी, यहाँ से एफरेंट अंदर से भागा जाएगा मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि यहाँ दर्द हुआ है। तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरा ब्रेन आगे से इफ्रंट को भेजेगा, ई को भेजेगा, एंड को, ई फॉर एंड को भेजेगा कि जाओ भाई जो है उसको बोलो हाथ पीछे कर ले, और अगर कोई और चुटकी काट रहा है तो उसको मुक्का मार दे, और अगर दर्द हुआ है तो उसके पेन रिसेप्टर्स को यहाँ पे एक्टिव कर दो कि यहाँ दर्द हो गया, उसने चुटकी काटी तो। आई होप कि समझ आ जाएगा। ये है रिले न्यूरॉन्स, तीसरी जो टाइप है। अच्छा, इनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। ये सिर्फ 2 जगह पर होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये बॉडी में नहीं होते, ये सिर्फ इन 2 जगहों पे होते हैं। आई होप के समझ आ गई होगी, आगे हम पढ़ते हैं। दीज न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब आँख, स्किन, ईयर, यहाँ से उसने अपना मैसेज कैरी किया हाथ से जहाँ मुझे चोट लगी, टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की तरफ भाग गया कि यहाँ मसला हुआ है। एग्जाम्पल, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, मेरा हाथ लगा गर्म किसी चीज़ को,
चूल्हे पे लग गया, आयरन पे लग गया, तो ये सेंसरी न्यूरॉन भागा गया सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड से आगे फर्दर जो सिग्नल गया वो ब्रेन की तरफ गया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना ए से शुरू होता है, एफरेंट इसको कहते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। स्टार्ट हमारी ABC ए से होती है, तो ए से याद रखना है। ई का मतलब है एंड। मोटर न्यूरॉन, इफरेंट। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन ब्रेन से जो है ना वो मैसेज कैरी करता है। ये सिग्नल लेकर जाता है, ये मैसेज आगे से लेकर आता है, जो पैगाम लेकर आता है बड़े बॉस का कि बॉस ये कह रहा है, ये करना है। तो न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है हमारा बॉस है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हमारा मैनेजर है। तो हमारे ब्रेन ने डिसाइड किया कि हाथ इसका जल जाएगा, तो हाथ पीछे कर ले। तो उसने फ़ौरन से मैसेज जो है वो कैरी किया इफरेंट ने, मोटर न्यूरॉन ने, और मसल और ग्लैंड टू मेक दैम मूव और वर्क। मैसेज कैरी करके फ़ौरन से मसल और ग्लैंड्स को कह दिया कि इसको कहो कि हाथ पीछे कर ले। और दर्द पेन रिसेप्टर्स को भी एक्टिव कर दिया कि अब इसको दर्द हुआ है, यहाँ से रेडनेस आ गई है, जल गया है, इसको बोलो कि यहाँ कुछ करे। समझ आ गई होगी आई होप। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू डिसाइड टू मूव योर हैंड, मोटर न्यूरॉन सेंड द मैसेज टू मसल। जब मेरा दिल किया कि मैं अपने हाथ को मूव करूं, मैंने पहले भी बताया, तो मेरे मोटर न्यूरॉन्स हैं ब्रेन से मैसेज लेकर आएंगे मेरे हाथ को, और हाथ को कहेंगे कि भाई दिमाग कह रहा है कि हाथ हटा लो। ठीक है, ये इतनी जल्दी से काम होता है हमारी बॉडी में। इंटर न्यूरॉन्स को पढ़ लेते हैं। रिले न्यूरॉन्स, दीज आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स। ये इनके साथ कनेक्ट होके, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होके जल्दी रिस्पॉन्स जो है ना, जल्दी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं वहाँ पे। रिफ्लेक्सेस, लाइक हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। एग्जाम्पल, पुलिंग योर हैंड बैक क्विकली व्हेन टचिंग समथिंग शार्प और हॉट। जब किसी चीज़ को हाथ लगा तो फ़ौरन हमने नहीं खींचा, फ़ौरन हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन ब्रेन से उन्होंने मैसेज लेकर आए, मोटर न्यूरॉन्स लेकर आए, और हाथ हमारा फ़ौरन पीछे हो गया। मसल ने खुद ब खुद उसको पीछे किया। हमें तो पता ही नहीं तब तक चलता कि क्या हो गया। आगे हमारी कुछ, अभी हमने इतना पढ़ा, इतना सेंसरी न्यूरॉन पढ़ लिया, मोटर न्यूरॉन पढ़ लिया। ये इन्होंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए सेंसरी न्यूरॉन ऊपर लिखा है क्योंकि हमने स्टार्ट से पढ़ना है। ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जहाँ पे हमें मसला है, और ई से एंड हो रहा है, तो ऊपर नीचे इसलिए मैंने उसको ठीक कर दिया। आगे ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, लोकल मीडिएटर और हार्मोन्स। यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ये हमारी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं। रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, लोकल मीडिएटर, हार्मोन्स। इन डेफिनेशंस को जो है हम पढ़ते हैं। ये एक ही क्वेश्चन में 3-4 आएंगी डेफिनेशन के, इसको भी डिफाइन करो, इसको भी करो, इसको भी करो, तो ये हम पढ़ लेते हैं। ये वाला हिस्सा हम बाद में एंड पे समझेंगे, पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर्स की डेफिनेशन कहाँ गई? लिखी नहीं मैंने, ये लिखी हुई है। खैर, न्यूरोट्रांसमीटर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दीज आर केमिकल मैसेंजर्स रिलीज बाय न्यूरॉन्स टू सेंड सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन और मसल। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल होता है, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, छोटे छोटे, जो कि सिग्नल को लेकर जाते हैं अगले न्यूरॉन और मसल तक। एग्जाम्पल, एसिटाइलकोलिन यूज़ इन बोथ सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पथेटिक में भी होती है और सिंथेटिक सिस्टम में भी होती है। रिसेप्टर्स, दीज आर प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ये रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, सेल के ऊपर लगी होती हैं, जो कि जो भी आता है, क्या उसको हम पढ़ रहे थे, रिसेप्टर पे आके बाइंड करती है। ड्रग जो आती है रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, ये वो रिसेप्टर्स हैं। दैट रिसीव न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मैसेज है, केमिकल मैसेज है, वो रिसीव करते हैं रिसेप्टर इसको। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स रिलीज बाय एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। हमारी एंडोक्राइनल ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, उससे रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स।
और ये भी मैसेज होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं लाइक एड्रेनल ग्लैंड इन ब्लड स्ट्रीम। इसकी एग्जांपल इंसुलिन है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको बाइंड करवाती है उसके साथ, हमारे सेल्स के साथ, बॉडी के सेल्स के साथ। लोकल मीडिएटर पढ़ लेते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय नियर बाई सेल टू एक्ट लोकली, कैन नॉट वे ब्लड स्ट्रीम। लोकल मीडिएटर्स होते हैं जो आस पास अपना काम करते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए पूरे बॉडी में नहीं जाते, ये लोकल मीडिएटर्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूरॉन्स होते हैं सेल, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेज हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं रिसीव द मैसेज रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं सेल के ऊपर। हार्मोन्स केमिकल मैसेज होते हैं जो कि ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर। लोकल मेडिएटर्स जो होते हैं वो आसपास काम करते हैं बॉडी में, वो पूरे ब्लड में फ़्लो करके काम नहीं करते। लोकल मीडिएटर की यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे गाल ब्लैडर में से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो लिपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब कराता है। वो हमारा जो लिपिड्स होता है वो ऑब्जॉर्प्शन हमारी होती है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से गाल ब्लैडर से वो रिलीज़ होकर सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है पास ही। ब्लड पूरे बॉडी के ब्लड फ्लो में नहीं जाता, वहाँ से रिलीज़ होता है और डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये है लोकल मीडिएटर है, क्योंकि ये पास में काम कर रहा है, पूरे ब्लड में नहीं घूम फिर रहा। अच्छा, अब हमने जो पढ़ लिया वो इतना पढ़ लिया, हार्मोन्स तक पढ़ लिया। अब आगे जो हमारी आ गई एनाटॉमी ऑफ ANS, ये वाली डायग्राम भी देखनी है। और ये एनाटॉमी ऑफ ANS हम पढ़ लेते हैं। सेम वही चीज़ है जो हमने ANS का शुरू में पढ़ा, और मैंने कहा था कि अब आगे हम यही सारा हिस्सा जो है, ये 2 पेजेस यही चिपकाने वाले हैं। तो अगर आप ये वाला याद कर लेते हो तो आप यही सेम उस सवाल में चिपका सकते हो। ये जो अब हमारा क्वेश्चन आया एनाटॉमी ऑफ ANS, कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। Anatomy of ANS define autonomic nervous system and explain the divisions with structure and functions। यहाँ उसने क्या पूछ लिया? स्ट्रक्चर भी पूछ लिया है, फंक्शंस भी पूछ लिए हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी का मतलब यही होता है ना कि उन्होंने एनाटॉमी भी पूछ सकते हैं वो, एनाटॉमी ऑफ ANS के घुमा फिरा के उन्होंने सवाल देना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमने पीछे भी पढ़ा है। इस कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, ब्रेन, ब्रीथ, ये वही सारा, ब्रीथिंग, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, ये सब कुछ हमने पीछे लिखा हुआ था। इट कंट्रोल्स द स्टमक मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये उन सब चीज़ों को जितनी आपके जहन में आए आपने लिख लेनी है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। हमारा स्टमक नहीं है, मसल नहीं है, हार्ट नहीं है। ओके, डिवीजन ऑफ ANS, अब हम इसको देख लें कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पीछे भी हमने पढ़े हैं ये हिस्से। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यहाँ तीसरा एक ऐड हुआ है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये वाला। यहाँ इन्होंने सिर्फ 1 2 3 3.5 लाइनें दी हुई हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे, और यहाँ भी इन्होंने 3 लाइनें दी हुई हैं ताकि बच्चों को समझ ही ना आए। मैंने इन 3 लाइनों को ज़्यादा करके लिख दिया, स्ट्रक्चर भी साथ में लिख दिया। याद करना अब आप लोगों पे डिपेंड है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें और कमेंट ड्रॉप करें ताकि मुझे बताएं कि चीज़ें जो मैं समझा रही हूँ अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि नहीं, आसानी से। मैं चाहती हूँ आसानी हो। डिवीजन ऑफ ANS पढ़ लेते हैं। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, पैरासिम्पैथिक भी हमने पढ़ लिया। ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड था, कुत्ता हमारे पीछे लग गया था। पैरासिम्पैथिक हम आराम से कमरे में लेटे हुए हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारे लिए थोड़ा सा न्यू है क्योंकि इसको हमने पीछे नहीं पढ़ा। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। डेफिनेशन, द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम prepares the body for fight or flight mode situation to become active during stress, fear, danger or exercise. It increase heart rate, open airways, dilute pupils of eyes.
एंड रिड्यूस डाइजेशन। सारा कुछ इन 4 लाइनों में इसमें बता दिया। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पीछे भी मैंने बताया है, याद कर लें आप लोग सुन के। फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए बॉडी को रेडी करता है, बॉडी को तैयार करता है कि अब ख़तरा आने वाला है, अब भागना है। और इसमें भागते हुए जो हमारे ऑर्गन्स इसमें वो इफ़ेक्ट होते हैं, वो हार्ट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओपन एयरवेज़, हमारे जो एयरवेज़ हैं वो ओपन हो जाते हैं, हमें ज़्यादा सांस आने लग जाता है, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है और डायलेट्स हो जाते हैं ये। अच्छा, जो प्यूपिल्स हैं हमारी आइज़ के वो डायलेट्स हो जाते हैं, हमें ज़्यादा नज़र आने लग जाता है। और रिड्यूस डाइजेशन, हमारी जो डाइजेशन है स्टमक की वो स्लो हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें भागने की ज़रूरत है, ना कि खाना हज़म करने की। स्ट्रक्चर इसका पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर भी उन्होंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखा हुआ, उन्होंने 3 लाइनों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा है ताकि एग्ज़ामिनर जब पेपर चेक करे तो उसको अच्छा लगे कि बच्चे ने डेफिनेशन लिखी है, स्ट्रक्चर लिखा है, तो अच्छा सवाल हो गया। स्ट्रक्चर इसका पढ़ लेते हैं। द सिंथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं कम्स फ्रॉम थोरेसिक लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, T1 से L2 तक। मतलब कि ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा रीजन है, थोरेसिक रीजन है जो पसलियों वाला है, और हमारा लंबर रीजन है जो पसलियों से नीचे है। उस स्पाइन कॉर्ड के उस रीजन में ये लगे अटैच होते हैं। ठीक हो गया अच्छा, ये अब हमने वो वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है जो शुरू में था। ये द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज़ शॉर्ट एंड रिलीज एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये सिंथेटिक का हम पढ़ रहे हैं। प्री गैंग्लियन हमारे कहाँ पढ़ा हुआ था, ये था, ये वाली जो लाइन थी ये शॉर्ट है। ये हमारी प्री गैंग्लियन की लाइन थी जो कि शॉर्ट है। इसको फाइबर भी बोल सकते हैं, प्री गैंग्लियन फाइबर। ये हमारा शॉर्ट है, ये हमारा गैंग्लियन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कि ये हमारा शॉर्ट है और यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होती है। यहाँ रिसेप्टर है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होती है। ओहो सॉरी, मेरी बाजू आ रही है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक हो गया। गैंग्लिया आर लोकेटेड नियर द स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो गैंग्लिया है ना, गैंग्लियन, ये इसका गैंग्लियन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास पड़ा होता है। ये पैरागैंग्लियोनिक जहाँ पे न्यूरॉन है उसके बिल्कुल साथ ही गैंग्लियन पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम वापस आगे हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल रेस्ट और डाइजेस्ट फंक्शंस। हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो हमारी डाइजेशन जो है ना फूड की वो तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इट वर्क्स ड्यूरिंग पीसफुल टाइम, जब हम सुकून में बैठे होते हैं। स्लो डाउन द हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट प्रॉपर सुकून में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। प्रमोट डाइजेशन, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है फूड। एंड कंजर्व एनर्जी हमारी स्टोर होती रहती है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स लोकेटेड एट क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन। ये हमारे कहाँ होते हैं? क्रेनियल रीजन हमारा होता है हमारी नेक, और हमारा सैक्रल हमारी जो सैक्रम है, जो लास्ट वाला हमारा रीजन है उसका, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। हमारी स्पाइन कॉर्ड के शुरू में गर्दन में, और हमारी जो लास्ट हमारी जो टेल है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसकी जो टेल है ये सैक्रम रीजन है और ये क्रेनियल है। तो यहाँ और यहाँ हमारे होते हैं ये जो न्यूरॉन्स हैं ये वाले। अच्छा, इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज़ लॉन्ग और रिलीज़ एसिटाइलकोलिन। ये भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है। ये देखें, ये लॉन्ग है, प्री गैंग्लियन हमारा लॉन्ग है। ठीक है, और द पोस्ट गैंग्लियोनिक इज़ शॉर्ट एंड रिलीज़ एसिटाइलकोलिन। ये भी एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ करता है, और ये शॉर्ट है। ये पोस्ट गैंग्लियन है। ये जो इतनी सी छोटी सी लाइन है आपको नज़र आ रही हो, अगर ये जो छोटी सी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, गैंग्लियन से यहाँ तक टिश्यू तक हमारी ये छोटी लाइन है इसकी,
और यहाँ से यहाँ टिश्यू तक इसकी लॉन्ग है। पोस्ट गैंग्लियन इसका लॉन्ग है, इसका पोस्ट गैंग्लियन शॉर्ट है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। ये पोस्ट गैंग्लियन इज गैंग्लियोनिक इज शॉर्ट एंड रिलीज एसिटाइलकोलिन। ये भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है। गैंग्लिया आर लोकेटेड नियर द इनसाइड और टारगेटेड ऑर्गन। जो हमारे टारगेटेड ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, गैंग्लिया उनके पास पड़ा होता है। ये गैंग्लिया है, मुसाफिर खाना इसको कह लें। ये गैंग्लिया है, ये हमारा टिश्यू के पास पड़ा हुआ है। सिंथेटिक में ये हमारा ऊपर स्पाइनल कोड के पास पड़ा होता है। ठीक हो गया। ये इनके दरमियान फ़र्क है दोनों न्यूरॉन के। अच्छा, अब आ जाता है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम को हमने सिर्फ इतना ही 2-3 लाइनों तक याद करना है, आगे इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने भी इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको आना चाहिए, कोई MCQs ही आ जाता है। द एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द गट। इसको ब्रेन ऑफ द गट कहते हैं, मतलब कि ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन का ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन का ये है सिस्टम है, ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम है हमारे सिर्फ इंटेस्टाइन का। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक लाइक मूवमेंट, फूड, एंजाइम, सिक्रेशन। ये हमारा स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, मतलब कि ये हमारा सिर्फ डाइजेशन कराएगा। हमारा स्टमक और हमारी जितनी GIT का ट्रैक है ना, ये उसका फंक्शन है, ये और कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ उसी का काम करता है। तो यह ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन में बढ़ाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। इसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इट मेड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक पे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली बट इट ऑल्सो कंट्रोल बाय सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, मूवमेंट। और इसमें इसने कहा है कि ये हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करते हैं पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब वो दोनों एक्टिव होंगे तो फिर इसका काम कम हो जाएगा। आगे हमारा ये वाला सवाल है 18, क्वेश्चन नंबर 18। इस डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इस बॉक्स के ऊपर है। हाफ बॉक्स उधर है, हाफ इधर है। इतना हम पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप ड्रग का हमारा लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह। प्रोटोटाइप ड्रग, आगे ड्रग्स मैंने सिंप्लीफाई कर देनी है इतनी कि अच्छे से याद हो जाए। उन पे थोड़ा सा टाइम, जैसे आज मैंने नर्वस सिस्टम पे लगाया, उन पे भी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी पहले खुद, उसके बाद आप लोगों को जो है आगे कन्वे कर दूँगी। ये हम बॉक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ ये हमसे पूछेंगे ऐसे सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्टर ऑर्गन्स बताएं। ये हम इफ़ेक्टर ऑर्गन्स मतलब जो इनसे इफ़ेक्ट होती हैं चीज़ें हमारे बॉडी में, ये सिस्टम दोनों एक्टिव हों तो फिर क्या होता है। ये हम ये वाला डब्बा पढ़ने लगे हैं आगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलते हैं अब उसकी तरफ। बोल बोल के मेरे सर दर्द होने लग जाता है। कंपेयर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑन इफ़ेक्टर ऑर्गन्स। ठीक हो गया। ये इफ़ेक्टर ऑर्गन्स हम पढ़ने लगे हैं। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, हम इसका पहले हर चीज़ का इंट्रोडक्शन हम लिख लेते होते हैं। सेम ही होता है, हमने जो चीज़ें पहले शुरू में कर ली सारी वही थी आगे। दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जैसे कि पहले भी बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को। इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक वही चीज़ है जो पीछे पढ़ ली है। दीज सिस्टम वर्क इन अपोजिट वे, दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। एक रेस्ट में काम करता है, एक जो है हमारा इमरजेंसी में काम करता है। देयर एक्शन अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स डिफरेंटली। ये दोनों हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं अब ये हमारे जिस्म पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं। ये थोड़ा पेज आगे कर लूँ मैं, यहाँ तक हमारी है आई। मेरे हाथ ने सारा पेज कवर कर लेना है। सबसे पहले हमारी आई के बारे में, ये आपने ऑर्गन याद कर लेने हैं, साथ नाम याद होंगे आपको। 8 ऑर्गन्स के नेम याद होंगे, तो इनको याद करना बड़ा आसान है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या फिर उसमें MCQs में आ सकता है। आई है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो हमारी आँख क्या करेगी, पहले भी मैंने बताया। पहले चीज़ें इसलिए मैं बता देती हूँ ताकि आगे जब हम पढ़ने लगते हैं तो वो थोड़ा सा माइंड में रिफ़्रेश हो जाए। डायलेट्स हो जाएंगे पिपल्स, हमारी आँखों के अंदर जो हमारी आँख के अंदर जो ये वाला ब्लैक कलर का जो होता है
पिपल्स, प्यूपल, ये हमारा बड़ा, वैसे ये इस साइज़ का होता है, लेकिन जब सिंथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इम्प्रूव विजन ड्यूरिंग एमरजेंसी, हमें ज़्यादा नज़र आने लग जाएगा, दूर की नज़र हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पैरासिम्थेटिक जब अगर एक्टिव हुआ तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये छोटा हो जाएगा, वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा प्यूपल जो है। और नॉर्मल विजन ड्यूरिंग रेस्ट, हमें नॉर्मल नज़र आएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं सिल्वरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी सलाइवा जो है सिक्रीशन हमारी डिक्रीज़ इसलिए हो जाएगी, हमारा मुंह खुश्क होने लग जाता है, मैंने पहले भी बताया। मेकिंग द माउथ ड्राइनेस ड्यूरिंग स्ट्रेस में हमारा जो है मुंह खुश्क होने लग जाता है, हम बार बार पानी पीते हैं या हमारा पानी पीने को दिल करता है कि मुंह खुश्क हो गया। पैरासिम्थेटिक में क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ होता रहता है, वाटरी सलाइवा, हमारे मुंह में पानी भरा रहता है। फॉर डाइजेशन ड्यूरिंग रेस्ट, और जो हमारे मुंह में ये सलाइवा होता है, ये इंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं और ये डाइजेस्ट करवाते हैं फूड को, और ये स्टमक में जाते हैं। जब हम थूक अंदर निगल लेते हैं तो वो स्टमक में जो खाना पड़ा होता है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम सारा, तो ये हमारी डाइजेशन फास्ट कर देते हैं। सलाइवा हमारा जो है मुंह से ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। हार्ट, अगला हमारा ऑर्गन हार्ट है। ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं, लेकिन यहाँ हम फिर भी पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक में क्या होगा, सिंथेटिक सिस्टम जब हमारा एक्टिव होगा, इंक्रीज हार्ट रेट और फोर्स टू कॉन्ट्रैक्शन द पम्प मोर ब्लड, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे ब्लड जो हमारा वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स की, और पंप करना शुरू हो जाएगा ब्लड, बहुत ज़्यादा उसको फोर्स करेगा कि ज़्यादा खून जो है हार्ट की तरफ जाए, और हार्ट रेट हाई हो जाता है। पैरासिम्थेटिक में हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होगा, और मेंटेन काम स्टेट, हमारी काम स्टेट, हम बैठे हुए हैं सुकून में बैठे हुए हैं। हमारे लंग्स क्या करते हैं, सिंथेटिक में हमारे वाइडन द एयरवेज, हमारे एयरवेज जो है, हमारे ब्रोंकाई जो है एयरवेज हमारे वो खुल जाते हैं, मतलब वाइड हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। आगे लिखा भी है ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, एयरवेज खुल जाते हैं। इट कॉज ब्रोंको डायलेशन, सो मोर एयरवेज एयर कैन, हाँ, सो मोर ज़्यादा एयर कैन एंटर ड्यूरिंग एमरजेंसी, हम ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं एमरजेंसी की हालत में। पैरासिम्थेटिक में हम सुकून में बैठे हैं तो हमारे एयरवेज नैरो हो जाते हैं, हम आराम आराम से सांस ले रहे होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और जो है हमारी हम ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल हो जाती है, लेस हो जाती है हमारी एयर जो है वो। आगे स्टमक है, हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन, जैसे कि बताया था, हमारे पीछे कुत्ता लगा हो तो हमारा फूड तो डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारा स्टमक जो है वो काम नहीं करता, हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव है, कुत्ता पीछे हमारे लग गया तो स्लो डाइजेशन, डिक्रीज मूवमेंट एंड सिक्रीशंस एंड एनर्जी इज़ नीडेड टू एल्सवेयर, क्योंकि हमारे स्टमक में ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, हमारे मुँह से जो है एंजाइम्स की सिक्रीशन भी कम हो जाती है, मुँह हमारा खुश्क होने लग जाता है, तो हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है। पैरासिम्थेटिक अगर हम सुकून में बैठे हैं तो हमारी जैसे हमने सलाइवा का पीछे पढ़ा तो हमारी सिक्रेशन कम होगी, तो उसकी वजह से हमारी फूड डाइजेशन भी अच्छा। पैरासिम्थेटिक में हमारी ज़्यादा होगी, सिस्टम इंक्रीजेज डाइजेशन हेल्पिंग फूड मूवमेंट एंड जूस सिक्रेशन, जूसेस हमारी सिक्रेशन होगी मुँह में से, उसमें से एंजाइम्स रिलीज़ होंगे हमारे गाल ब्लैडर में से, तो हमारा जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम यहाँ एक्टिव हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे क्या होगा, हमें यूरिन तो नहीं आता भागते भागते ना, तो बस जब हम भाग रहे हैं तो हमारा जो ब्लैडर है वो रिलैक्स और क्लोज़ हो जाएगा, सिम्फिक्टर इसका जो डोर है उसका क्लोज़ हो जाएगा, और प्रिवेंटिंग यूरिनेशन, हमें यूरिन हम नहीं आएगा ड्यूरिंग स्ट्रेस में और भागते हुए, एमरजेंसी में हमें यूरिन नहीं आता। पैरासिम्थेटिक में हमें क्या होता है, हम जब रिलैक्स होकर बेड पे लेट जाते हैं तो हमें बार बार यूरिन आने लग जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ओपन स्पिंक्टर ओपन हो जाता है उसका, और अलाउ कर देता है वो बार बार हमें यूरिन आना शुरू हो जाता है।
आगे हमारी ब्लड वेसल्स है, हमने हार्ट पढ़ा है तो वही चीज़ है, ये भी ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वो हमारा ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, ज़्यादा ब्लड को वो फोर्स करना शुरू कर देती हैं कि हार्ट की तरफ जाओ। पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में जो है और मसल की तरफ भी ब्लड को भेजना शुरू कर देती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। पैरासिम्पथेटिक में हम सुकून में बैठे हुए हैं तो हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर हैज़ लिटल और नो इफेक्ट ऑन द मोस्ट ब्लड वेसल्स। ज़्यादा ब्लड वेसल्स पे हमारा जो है ना इतना ज़्यादा वो इस पर असर नहीं होता। स्वेट ग्लैंड्स है, हमें पसीने छूट जाते हैं जब हमारे सामने कोई डेंजर चीज़ आ जाए तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा अगर एक्टिव होगा तो इंक्रीज़ हो जाएंगी स्वेटिंग टू कूल द बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हमें पसीने आने लग जाएंगे और ड्यूरिंग स्ट्रेस में भी। और पैरासिम्पथेटिक में हमें कोई पसीना नहीं आएगा, कोई इतना ख़ास नहीं आएगा सिवाय मौसम के असर की वजह से, वैसे हमें पसीने नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं ठंडे पसीने आने लग जाना, कोई डर कोई ऐसी चीज़ देख लेना तो वो हम सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव होता है। तो ये था हमारा इतना 45 मिनट का लेक्चर। आई होप कि सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आया। अब आगे हमारी रह गई है प्रोटोटाइप ड्रग। इंशाल्लाह इस ड्रग को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब लेक्चर्स ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं हो जाते, सिर्फ एक आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने पूरा होमवर्क कर लिया था। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पूरा होमवर्क किया है। ये बार बार चीज़ों को मैंने न्यूरॉन को बार बार उसको करके कहाँ कहाँ से हमारे जो हैं वो रिसेप्टर्स कहाँ हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आप लोगों को बताने के लिए इतना ज़्यादा होमवर्क करके फिर वीडियो बनाइए, तो ऐसी वीडियो नहीं बन जाती। दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी को मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी है, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। इस वीडियो में आई होप कि बिल्कुल कैमरा एक जगह पे सेट था और मेरा पूरा रजिस्टर नज़र आ रहा था। रजिस्टर मेरा पुराना है और मैं यही यूज़ कर रही हूँ। न्यू लूँगी तब भी मैं इसी मटेरियल में लूँगी, येलो ही होगा, क्योंकि इस पे लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये रफ़ रजिस्टर बहुत अच्छा होता है। जब मैं स्टूडेंट थी तो रफ़ काम करने के लिए मैं इसी तरह के, ये लाइट वेट भी है, ये हैवी नहीं है। वाइट कलर के रजिस्टर होते हैं वो भारी होते हैं, उनको उठाने में ज़रा मसला होता था मुझे। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगला हमारा डे 5 होगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ेंगे और इतने मज़े से ड्रग्स को हम याद करेंगे कि हमें अच्छे तरीके से वो याद रहे, और ये भी तरीका बताऊँगी कि उनको कैसे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।